हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 21 नवंबर 2025, वो दिन जब दुबई में आयोजित एयर शो में भारतीय एयरक्राफ्ट तेजस के क्रैश होने की खबर आई और इस खबर के ठीक बाद एक खेल शुरू हो गया भारत को कमजोर करने का, भारत के डिफेंस सिस्टम को डिफेम करने का, आपके भरोसे, आपके विश्वास को डगमगाने का। और इसमें सिर्फ भारत के पड़ोसी और दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तानी शामिल नहीं थे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी उसमें शामिल था। इसके बाद हमें यह लगा कि आप तक तेजस की वो तस्वीर पहुंचाने की जरूरत है जिसे छुपाया जा रहा है। आप तक तेजस की वो शक्ति पहुंचाने की जरूरत है जिसे डिफेम किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि एक फाइटर पायलट ही आपको इसकी असलियत बता सकता है, सच्चाई बता सकता है, तेजस के तेज को बता सकता है। और इसीलिए आज पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया इंडियन आर्मी के एक्स फाइटर पायलट अशमिंदर सिंह बहल सर को। उन्होंने इस पॉडकास्ट में जो बताया है वो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट मेरी है कि अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस पॉडकास्ट को आप जरूर शेयर कीजिएगा। आप ये समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया में कैसे खेल चल रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को ज्यादा मजबूत बताकर अपनी चीजें बेचने का। और अमेरिका इसमें भारत को एक बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहा है क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। सर ने हमें यह बताया कि कैसे उसी को खतरा जान करके अमेरिका भी अब भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये बताया है कि 2029-30 तक कैसे भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। उन्होंने ये बताया है कि इस इंसिडेंट के बाद भी कैसे तेजस के तेज में कोई कमी नहीं आने वाली है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, चाइना की चालें और अमेरिका की मंशा, इन तीनों को समझने में ये पॉडकास्ट आपकी बहुत 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 मदद करने वाला है। इसके पहले कि आज के अपने मेहमान को मैं बोर्डिंग पास दूं, पूरे टीम एसकेटी की तरफ से पायलट विंग कमांडर नमाज सियाल को हमारी पूरी श्रद्धांजलि। और आज का ये पूरा पॉडकास्ट उन्हीं के नाम है, उनके जज्बे को सलाम करते हुए हम ये पूरा पॉडकास्ट उन्हें याद करते हुए कर रहे हैं। इसलिए ज़रूर इस पॉडकास्ट को आप भी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अब मैं आज के पॉडकास्ट का बोर्डिंग पास दे रही हूँ अशमिंदर सिंह बहल सर को। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। शालिनी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस प्रेस्टिजियस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ सर कि हमने जब से तेजस क्रैश होते हुए देखा वो समय है और आज का समय है, लगातार एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए जाने की कोशिश की जा रही है कि ये तेजस की ही कमी थी, तेजस में कोई तकनीकी खामी है। और ये हमने न सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, हर तरफ से होते हुए देखा है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ, माफ़ करें सर, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि तेजस हमारा प्राइड है, हम सबको गर्व है उसके ऊपर। लेकिन डिटेल में आप बता पाएंगे कि क्या ये तेजस की खामी है? शालिनी जी, एक चीज़ मुझे बताइए, तेजस ने पहले फ्लाइट कब की थी? 2001 में। कितने घंटे फ्लाई कर चुका है? 12,000 घंटे। और कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं इसके अंदर? सिर्फ 2। मार्च 2024 में पहला हुआ था जब इंजन के अंदर ऑयल पंप फेलियर था जिसकी वजह से इंजन सीजर हुआ, एक एयर एक्सरसाइज राजस्थान के अंदर, और उसमें पायलट ने इजेक्ट कर लिया था सेफली। और दूसरा ये एक्सीडेंट है। अब जो JF-17 है पाकिस्तान का जहाज़, उसके कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं? उसने 2003 में फ्लाई करना शुरू किया था, उसके 5 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। मैं तो उन एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में हुए हैं, और वो एक्सीडेंट्स जो म्यांमार में हुए, क्योंकि उन्होंने उनको जहाज़ दिए थे 16, लेकिन म्यांमार और नाइजीरिया को दिए थे 3। उन लोगों ने इसको ग्राउंड कर दिया। यानी कि इसकी इतनी प्रॉब्लम्स थी, कहते थे स्ट्रक्चरल क्रैक्स आते हैं, रेडार को ओवरहीट करता है, इंजन प्रॉब्लम्स थी, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स थी। पर क्या कभी भी भारत ने कुछ कहा? क्या भारत ने मेमेज निकाले? क्या भारत ने मजाक उड़ाया, ट्रोल किया इसको? हम ये चीज़ें नहीं करते, हम रिजल्ट्स करते हैं। हमने 4 से 5 JF-17 को डिस्ट्रॉय किया था इस ऑप सिंदूर के अंदर, चाहे हवा में था या ग्राउंड में था। हमने 5 से 6 F-16 को डिस्ट्रॉय किया था हवा में और ग्राउंड के अंदर। तो क्या हमने कोई मजाक उड़ाया इन जहाज़ों का? हम तो अभी भी कहते हैं कि F-16 बहुत अच्छा जहाज़ है, और F-16C जो एडवांस्ड वर्जन है
वो तो बहुत ही अच्छा है, एडवांस्ड है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हम उनको पुट डाउन नहीं करते, हमारे अपने जहाज़ की हम कैपेबिलिटी को शोकेस करते हैं, हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि दूसरे की लाइन छोटी करनी है या बड़ी करनी है। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं शालिनी जी, F-16C जो उनका मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है F-16 का, 28 अगस्त को उसका एक्सीडेंट हुआ था एक एयर शो के अंदर, जहाँ मेजर मासिएज करके हैं, पोलिश एयरफोर्स के हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे थे एक बैरल रोल मनूवर एयर डिस्प्ले के लिए, और इस जगह पे आके रिकवर नहीं कर पाए और जहाज क्रैश कर गया। तो क्या इसका मतलब है कि उनका पायलट अच्छा नहीं था, या क्या इसका ये मतलब है कि F-16 जहाज पे हम प्रश्न उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, प्रूवन एयरक्राफ्ट है। उसी तरीके से हमारा जो जहाज़ है वो भी प्रूवन है। अगर जिस जहाज़ ने 12,000 घंटे फ्लाई किए हों, 2016 से 45 स्क्वाड में फ्लाई कर रहा हो, 2018-20 से 18 स्क्वाड मेरा अपना है, मैं उसका सीईओ रह चुका हूँ, फ्लाइंग बुलेट्स, उस स्क्वाड में उसने फ्लाई किया हो, हज़ारों घंटे इसके ऊपर हो चुके हैं, तो क्या ये जहाज़ में कोई कमी है? कोई नहीं है। मैं खुद फाइटर पायलट रहा हूँ, मैंने मल्टीपल जहाज़ को उड़ाया है, यहाँ तक कि मैं इतना लकी था एयरफोर्स में कि मैंने फाइटर्स भी उड़ाए हैं, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाए हैं। क्योंकि जो भारत का टैगडी है वो एक टॉप गन स्कूल की तरह, आपने अगर टॉम क्रूज की पिक्चर देखी है तो उसमें मैं यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर था, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ से लर्न करवाया, यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी टैक्टिक्स मैंने बनाई। तो मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये जो जहाज़ है ना 4.5 जनरेशन जो भारत ने बनाया बहुत ही अच्छा बना है। हाँ, डेवलपमेंट में थोड़ी देरी हो रही है, इंजन्स हमको दे नहीं रहा हो। कई बार तो मुझे लगता है शालिनी जी अमेरिका शायद जान के ना कर रहा हो, उनको ये डर ना हो कि उनका जो F-35 है वो ना बिके। हाँ। क्योंकि लोग, वो हर देश चाहता है कि वो अपने जहाज़ को बेचे। चीन चाहता है उसका J-35 को बेचे, पाकिस्तान चाहता है उसके JF-17 को बेचे, चाहे जैसे भी जहाज़ है, पर बेचना तो चाहते हैं। अभी उन्होंने अजरबैजान के साथ 40 जहाज़ की डील भी की है, JF-17 की। तो अजरबैजान के पास चॉइस नहीं, ये बड़ा सस्ता सा जहाज़ है, $25 मिलियन के अंदर आप एक JF-17 ब्लॉक 3 को खरीद सकते हैं। तो लोग ये देखते हैं कॉस्ट फैक्टर, वो ये नहीं देखते कि कितनी मेंटेनेंस प्रॉब्लम होगी, इसको मैं मेंटेन करूंगा तो कैसे करूंगा, इसमें क्रैश होंगे, इसका जो रेडार्स हैं अगर वो काम ना करे लड़ते समय पे तो कितनी मुश्किल होगी। ये चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन जब ये बैटल प्रूवन नहीं है, वो कहते हैं बैटल प्रूवन है। अरे आपने टीरा वैली के अंदर, टीरा वैली है खैबर पख्तूनवा में, वहाँ इन्होंने JF-17 का इस्तेमाल किया प्रिसिजन बॉम्ब्स के साथ अपने लोगों के ऊपर अटैक करके। अरे 79 लोगों के ऊपर जब आप बॉम्ब करते हो, वो कोई बैटल प्रूवन तो नहीं हुआ ना। और फिर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कुछ टारगेट्स को जो ईरान के अंदर बॉर्डर के पास थे उन पे अटैक किया। मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरी साइड पे अगर कोई एयरफोर्स आपके साथ ना लड़ रही हो, आप निहत्तों पे अटैक करें, आप काबुल पे अटैक करें, आप खोस्त पे अटैक करें, आप पख्तिया, जो कि ये सब जगहें जो है अफगानिस्तान में है, तो इस पे आप अपनी हवाई सेना का इस्तेमाल करें, जबकि अफगानिस्तान के पास कोई हवाई सेना है ही नहीं। उनके पास तो हार्डली कोई 21-22 जो A-27 या 37 करके जहाज़ है, जो कि कोई फाइटर जहाज़ भी नहीं है। तो उनके बारे में आप उनके साथ कंपेयर करोगे तो ये तो गलत हुआ ना। और उनका ना शालिनी जी एक नैरेटिव का जो बड़ा अच्छा है वो भारत से बेटर है। मैं एक चीज़ पाकिस्तान को कहूँगा कि नैरेटिव बनाने में वो भारत से बेटर है। उनका ना एक एजेंसी है, डायरेक्टर जनरल ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके जनरल पता है कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी। तो ये शरीफ, नाम शरीफ है, काम सारे आतंकियों वाले हैं। आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं मैं इसका। इनके पिताजी जो थे ना वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, बट बहुत ही क्लोज थे ओसामा बिन लादेन के, जो कि अलकायदा का सबसे बड़ा टेररिस्ट लीडर था। तो आप ये मुझे बताइए, जिसके पिताजी आतंकी हों या आतंकियों के साथ संबंध हो, तो उनका लड़का क्या करेगा? वही काम करेगा ना, वही हरकतें करेगा। लड़ाई तो भारत से जीत नहीं सकते ये, तो क्या करेंगे? नैरेटिव बिल्डिंग में एक्सपर्ट हैं। तो ये लोग फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं? उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का, यानी कि दूसरे को डिमोरलाइज कर दो बिना लड़े हुए। जो सुनजू है ना, एक चाइनीज फिलोसफर हैं, उन्होंने कहा था टू विन 100 आउट ऑफ 100 बैटल्स
is not the acme of skill, but to subdue the enemy without fighting is the acme of skill. और वहाँ तो सुनजू को पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के अंदर. तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि भारत का जो तेजस जहाज़ है, LCA है, वो ख़राब है. हाँ. उसके इन्होंने मेमेज बनाए, मजाक उड़ाया. यहाँ तक का इनके जर्नलिस्ट ने क्या बोला था कि हम शहीद होने से बच गए. ये बोला उन्होंने. भारतीय वायुसेना का चीफ लिया, उसको डॉक्टर किया उनकी स्पीच को, और उसकी स्पीच से उनके जैसी आवाज़ में ये प्रश्न उठा रहे हैं LCA के ऊपर, उसको समोसा कह रहे हैं. तो ये जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट करते हैं, हमको पता है. एक खान करके हैं, किरण खान, जिन्होंने ये किया है. तो हमें सब पता है, हमें पता है. हमें अपने देशवासियों को बताना है कि इनकी बातों में नहीं आना है. और ये क्यों कर रहे हैं, ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं इनको क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि हमारे पायलट्स का विश्वास इस जहाज़ से उठ जाए. वो चाहते हैं कि देशवासियों का विश्वास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैपेबिलिटी से उठ जाए. ये जो जहाज़ है LCA तेजस, हाँ. ये वो मनूवर कर रहा था जिसे कहते हैं नेगेटिव G मनूवर. इसमें क्या होता है कि जो ब्लड नीचे जाने की जगह, आप अभी खड़े हैं ना, हाँ. तो नॉर्मली आप पे ऊपर 1G का फोर्स है, यानी कि 1 ग्रेविटी का फोर्स है. तब अगर आपका सपोज वेट कितना होगा शालिनी जी? 55 kgs. हाँ. वैसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज से लेकिन ठीक है. हाँ. 55 kg है. हाँ. लेकिन जब हम नॉर्मल टर्न करते हैं ना, खींचते हैं जहाज को, तो उसके अंदर जो रेट जनरेट करते हैं वो 4G हो सकता है, 5G हो सकता है, 6G हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है, आपका जो बॉडी वेट है वो 5 या 6 हो गया. 5G का मतलब है 5 टाइम्स ग्रेविटी. आपका वेट मास इनटू ग्रेविटी 5 टाइम्स हो गया. तो ब्लड जो है वो हाँ. नीचे जाना शुरू करता है और आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू करता है, ग्रे आउट और फिर ब्लैक आउट. लेकिन जो नेगेटिव G है वो उससे भी डेंजरस है, उसको रेड आउट बोलते हैं. उसमें क्या होता है, ये वाला मनूवर कर रहा था पायलट. आप देख रहे हैं कॉकपिट तो दिख रही थी हमको, लेकिन जहाज ऐसे जा रहा था. आप कभी भी ड्राइव कर रही हैं और आपने देखा कि रोड ऐसे जाती है नीचे, आपका ऐसा हुआ है कई बार? हाँ. वो नेगेटिव G है. आपने तो सिर्फ 1.5 नेगेटिव G किया है. हाँ. पायलट उस समय 2.5 से 3 नेगेटिव G के अंदर होता है. यानी कि जो ब्लड है उसकी आंखों में और ब्रेन में आ रहा है, तो उसको रेड आउट कंडीशंस पे भी ले जा रहा है. तो मैंने सर बंजी जंपिंग की है और उसमें भी लगभग मुझे ऐसा ही फील हुआ था ऋषिकेश में जब मैंने की थी. बिल्कुल. तो क्या वो बंजी जंपिंग या हम वो जो बड़े वाले झूले पे बैठते हैं जो राइड होती है, तो ये वैसे ही होता है क्या जब हम ऐसे नीचे आ रहे होते हैं? एब्सोल्युटली. जब आप नीचे आ रहे होते हैं और हाँ. इसको क्या कर रहा था, ऐसे टर्न करके उसने नीचे किया था. आपको याद होगा, नोज ऐसे गिरा था. हाँ. उसमें मैक्सिमम नेगेटिव G इस दौरान आ रहा था जब वो ये वाला टर्न कर रहा था. और इसके बाद जब यहां तक गया नेगेटिव, फिर इसके बाद पॉजिटिव G. तो देखिए कहाँ जहाँ ब्लड आपके आंखों पे चला गया है, कहाँ जहाँ ब्लड आपके बिल्कुल पैरों पे चला जा रहा है. ये मनूवर बहुत कम लोग करते हैं और उसने कई बार किया. ये मलेशिया, सिंगापुर में भी हम लोगों ने डिस्प्ले किए हैं. और इस पायलट ने खासकर, ये तीसरा दिन था, ये पहला दिन नहीं था. लेकिन इसके साथ क्या हुआ है वो तो कोर्ट इंक्वायरी बताएगी. किस वजह से क्रैश हुआ है, चाहे वो इंजन का प्रॉब्लम था या वो पायलट का स्पेशल डिसओरिएंटेशन था, वो तो कोर्ट इंक्वायरी बताएगी. लेकिन सबसे डिफिकल्ट मनूवर है. इसीलिए ना पाकिस्तान के अंदर भी जो उनके प्रोफेशनल पायलट हैं, हाँ. उनको पसंद नहीं आया ये जो मेमेज बने और जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया. एक विंग कमांडर आक्रम है, उनका जहाज़ F-16 जहाज़ था जो एरोबैटिक्स करते हुए क्रैश हो गया था एयर डिस्प्ले के लिए इस्लामाबाद के पास. और ये बात है 2020 की. तो उसके भाई ने बोला है कि ये जो काम कर रहे हो आप, ये सही नहीं है. उसके भाई ने प्रेस की है, ट्रिब्यूट दिया हमारे पायलट को. कहता मुझे आज अपना भाई याद आ रहा है, विंग कमांडर आक्रम. ये पाकिस्तानी पायलट के भाई की बात कर रहा हूँ, उसका भी आया है. और कई एक और विंग कमांडर है, एक मोडर. कहते हैं एक प्रोफेशनल पायलट का मजाक उड़ाना इनह्यूमेन है. ये एक अच्छे इंसान, एक अच्छी प्रोफेशनल फोर्स को. अब जब यह कारगिल का युद्ध हुआ, हाँ. हमने कितने सारे नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के इनके सोल्जर्स की डेथ हुई थी उसके अंदर. हमारे तो खैर 517 हुई थी, तो इनकी 3 गुना हुई थी. तो जब हम उनकी बॉडीज को देने गए तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान ने. आपको याद होगा.
लेकिन भारत ने उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उन बॉडीज़ का। जहाँ पे उन्होंने वापस ले लिए उनको प्रॉपरली इज्जत के साथ दिए, जहाँ उन्होंने वापस नहीं लिए इज्जत के साथ दफनाए हमने। हाँ। पूरे उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हुए हमने किया। भारत ऐसे काम नहीं करता जो वो करते हैं। हम रिस्पेक्ट देते हैं अपने पायलट्स को, हम रिस्पेक्ट देते हैं दुश्मन के पायलट्स को और दुश्मन के सोल्जर्स को भी, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके देश के अंदर भी ये पसंद नहीं आया। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। हाँ। लेकिन दूसरा होता है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। उसमें भी ये माहिर है ISPR वाले। मदद किसकी लेते हैं? चीन की लेते हैं, टर्की की। आप बता रहे थे ना, इनके जो हैंडल्स होते हैं ये ना केवल पाकिस्तान के अंदर हैं, इनके हैंडल्स चीन में भी हैं, टर्की के अंदर भी हैं। और बड़ी व्यापक स्केल पे इन्होंने कोशिश की थी ये बताने की कि हमारे LCA का ऑयल लीक चल रहा था। आपको याद होगा? हाँ बिल्कुल, वो विजुअल भी इनफैक्ट सामने आए हैं और यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ऑयल लीक है। हालांकि पानी का लीक था वो। हाँ। कोई ऑयल लीक भी नहीं था। और लेकिन वो लीक भी नहीं था, वो जो पानी आता है एक्सॉटी के बाद वो वाला निकलता हुआ ऑयल लीक वगैरह। और ये PIB ने फैक्ट चेक किया और इसको प्रूव किया, डिसप्रूव किया कि ये गलत है जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं। उसके बाद नहीं बोला इन्होंने, फिर उसके बाद नहीं बोला जब इसको PIB ने फैक्ट चेक किया और डिसप्रूव कर दिया। हाँ। लेकिन क्या कोशिश कर रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि इस मल्टीपल हैंडल से पूरे ग्लोबल में एक ऐसा इंप्रेशन बनाया जाए कि जो भारत की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, डेवलपमेंट है, LCA तेजस जो है एक खराब जहाज़ है, एक अच्छा जहाज़ नहीं है, रिलायबल जहाज़ नहीं है, अनरिलायबल है। तो ये कोशिश की थी। इसको क्या बोलते हैं? डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। ताकि चाइना अपना J-35 बेच सके, टर्की बना रहा है इस समय कान 5th जनरेशन फाइटर, और पाकिस्तान अपना JF-17 बेच सके और साथ में हमारे देश को पुट डाउन कर सके। लड़ाई तो जीत नहीं सकते, युद्ध तो जीत नहीं सकते, तो नैरेटिव बिल्डिंग में तो जीत जाए। और ये तीसरा रीजन है, नैरेटिव बिल्डिंग। हालांकि मैं आज सर जब अब HAL के जो वक्तव्य हैं वो पढ़ रही थी तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि ना तो इससे तेजस के प्रोडक्शन में कोई कमी आने वाली है और ना ही हमारे हौसले में कोई कमी आने वाली है। मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया झूठ है वो उसमें कामयाब तो नहीं हो रहे। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। क्या एक क्रैश ये डिटरमिन करेगा कि जो हमने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आज हमारे देश ने अचीव की है, HAL ने की है, हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, ADA ने की है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है जो इसके प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के पीछे है, उन्होंने की है। क्या एक क्रैश से वो सारी की सारी मिट्टी हो जाएगी? चांस ही नहीं है। अरे आप बताइए, JF-17 के तो 5 क्रैश हो सके हैं और F-16 के मैंने आपको 2 क्रैश बताए जो कि एयर डिस्प्ले में हुए हैं, और मैंने आपको म्यांमार का क्रैश अभी नहीं बताया JF-17 का। उसी तरीके से जितने भी ग्लोबल एयर शोज होते हैं, एक छोटा सा फिगर दूं मैं आपको सिविल एयर डिस्प्लेस का। 20 साल का अप टू 2013 US के अंदर 174 क्रैश हुए हैं एयर डिस्प्लेस के। तो ये जो एयर डिस्प्लेस हैं, हम लोग क्या होता है, हम लोग फ्लाई करते हैं एट द लिमिट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट का फ्लाइट एनवेलप है उसकी लिमिट पे फ्लाई करते हैं, और हमारे पायलट इतने अच्छे होते हैं कि उनकी भी लिमिट पे फ्लाई करते हैं। एरोडायनेमिक लिमिट होगी या एरो मेडिकल लिमिट होगी उनकी, उस तक फ्लाई करते हैं हम, एरो मेडिकल लिमिट तक। कहाँ नेगेटिव जी, कहाँ पॉजिटिव जी, और वो पायलट हमेशा से इस जहाज़ को सेफली लेके आया था। अब तो कोर्ट इंक्वायरी बताएगी कि इसमें क्या हुआ। हाँ। कुछ भी हुआ हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे क्रैश वर्ल्ड में हुए हैं, दुनिया में हुए हैं, भारत में अगर सिर्फ 2 क्रैश हुए हैं 12,000 घंटे के अंदर, हम बहुत सेफ है। ये एक बहुत सेफ जहाज़ है, और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये बैकबोन बनेगा इंडियन एयरफोर्स का, जैसे कि MiG-21 बना था। ये ज़रूर होगा, और ये चीज़ होगा। हो सकता है समय लगे, 10 साल लग जाए, लेकिन ये ज़रूर होगा। हम इंतज़ार करेंगे सर उस दिन का, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि तेजस हम सब का गर्व है। हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उसने पेट्रोलिंग का काम किया था और वो बहुत अहम था। मैंने कुछ डेटा जब कल मैं पढ़ रही थी सर वो निकाला था, और मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी इसे जाने। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। चाइना का JH-7 J-1OS
डेमो फ्लाइट्स में उन्होंने खो दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका के ब्लू एंजल्स और थंडरबर्ड्स, इन दोनों के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उनकी टीमों ने भी F-18 जैसा आपने बताया भी और F-16 आपने बताया, डेमोन्स्ट्रेशन दुर्घटनाओं में उन्होंने अपने पायलट्स तक खोए हैं, ये मैंने पढ़ा। इसके अलावा ये वो देश हैं सर, चाइना और अमेरिका, जो ये कहते हैं कि हम तो सर्वशक्तिशाली हैं, हमसे अच्छे जेट्स कोई नहीं बना सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये क्लैरिफाई करें कि दुनिया का कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी शक्तिशाली देश हो और उसके पास कितना भी अच्छा फाइटर जेट हो, वो क्रैश प्रूफ होता है क्या? कोई भी जहाज़ क्रैश प्रूफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फ्लाइंग है इनहेरेंटली अनसेफ होती है। आप एक ऐसे डायमेंशन में जा रहे हो, थर्ड डायमेंशन में, जिसमें तीनों डायमेंशन होता है, ऊपर नीचे साइडवेज और फिर टर्न राइट लेफ्ट। आप एक मीडियम में नहीं है, टू डायमेंशन में नहीं है। ज़मीन पे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो टू डायमेंशन है, आगे पीछे या साइड पे होगा, लेकिन एयर में तो एक तीसरा डायमेंशन भी आ जाता है ना। तो ये तीन डायमेंशन में जो कि आप इनहेरेंटली कहते हैं हम अनसेफ, इसका ये मतलब नहीं है कि सेफ नहीं है, बट जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं। इस साल के जो एयर डिस्प्लेज हैं, 4 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 4 क्रैशेस हुए हैं। आपने F-18 और F-16 का बता दिया, लेकिन 2 और भी हुए हैं। और इस वजह से, और मैंने आपको फिगर्स दिए कि 174, तो 20 साल का टोटल सिविल एयर जो डिस्प्लेस था, अगर हम स्पैन देखें, पीरियड देखें अमेरिका के अंदर, तो उधर हुए हैं, यूके में भी हुए हैं, चीन में भी हुए। मुझे एक चीज़ आप बताइए शालिनी जी, अगर JF-17 इतना अच्छा जहाज़ है कि वो बेच रहे हैं अपने मित्र देशों को, तो चीन ने अपने एयरफोर्स में क्यों नहीं रखा JF-17 को? ठीक So, बात। आप जो भी बोले, लेकिन जब भी हम फ्लाइंग करते हैं रोड के अंदर, आप कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? वर्चुअली एवरी मिनट कोई ना कोई एक्सीडेंट भारत के अंदर हो रहा है, किसी न किसी जगह के अंदर कोई ना कोई जान जा रही है विद इन अ फ्यू मिनट्स, इन इंडिया एनीवेयर, कहीं पे भी आप देखें तो हर जगह। अरे रोड सेफ नहीं है, हम तो फ्लाई कर रहे हैं ना, एक अलग एलियन एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन तब भी बहुत सेफ है। जितने एयर में एक्सीडेंट्स हुए हैं पर 100,000 आवर्स, अगर हम उनको ज़मीन के साथ कंपेयर करते हैं, रोड के साथ कंपेयर करते हैं, तो कहीं भी नहीं। रोड एक्सीडेंट्स आर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मोर, मतलब उससे भी ज़्यादा है रोड एक्सीडेंट्स। और रोड एक्सीडेंट्स की कोई तुलना ही नहीं कर सकता हवा के साथ। तो ये कहना कि एयर में कभी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ये गलत है। कोई पायलट, वैसे एक सेइंग है एयरफोर्स के अंदर, देयर आर ओल्ड पायलट्स and there are bold pilots, but there are no old and bold pilots. तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स जो होते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें वेदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें जहाज़ में भी तकनीकी खराबी आ सकती है, इसमें पायलट भी मिस्टेक कर सकता है, और इसमें ये सारे सर्कमस्टांसेस जब मिल जाते हैं तो जहाज़ कितना भी अच्छा हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये कहना कि LCA अच्छा जहाज़ नहीं है, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड इस समय अगर आप मेरे से कहें, और मैं एक प्रोफेशनल पायलट रह चुका हूँ, टॉप गन स्कूल का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, तो थोड़ी तो वैल्यू होगी ना मैम इसमें। अरे बिल्कुल तो सर। मैं एक लाइन में ये कहूँगा कि तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड इस समय बेस्ट है, हाईली एजाइल है, हाईली मनूवरेबल है। ये वो मनूवर कर सकता है जो बहुत कम जहाज़ दुनिया के करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपने दिया सर। रोड एक्सीडेंट का जब आपने कहा तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हर समय रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन हम गाड़ी पर तो सवाल नहीं खड़ा कर देते। आप 10 लाख की गाड़ी खरीदिए या 10 करोड़ की गाड़ी खरीदिए, उससे एक्सीडेंट नहीं होगा, वो एक्सीडेंट प्रूफ है, ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकती। गाड़ी फिर भी चल रही हैं, गाड़ियाँ बिक भी रही हैं, और ड्राइविंग के ऊपर, सड़क के ऊपर, हमारी जर्नी के ऊपर हमें फुल कॉन्फिडेंस है भी। तो हमें वैसे ही कॉन्फिडेंस तेजस के ऊपर भी रखना है, हमें उतना ही कॉन्फिडेंस अपने पायलट्स के ऊपर भी रखना है, और ये जो फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमें उससे बचना है। मुझे लेकिन आप ये समझाएं कि जो इससे भी, पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं अगर आप परमिट करें। प्लीज सर। मैम, जो F-16 की डेमोन्स्ट्रेशन टीम थी, तो उसके जो लीडर थे टेलर, ये इसी शो के अंदर, दुबई शो के अंदर जब ये क्रैश हुआ ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों के अंदर ट्रिब्यूट दिया हमारे पायलट को, विंग कमांडर सियाल को। और उन्होंने ये कहा कि एक प्रोफेशनल पायलट और एक प्रोफेशनल जहाज़ के लिए हम अपना शो कैंसिल करते हैं।
ये होता है बड़प्पन, ये होता है उस देश के लोग जो जहाज की टेक्नोलॉजी में वे अहेड हैं दूसरों से। वो लोग फ्लाई कर रहे F-16 जो उनका मोस्ट मॉडर्न एरोबैटिक एयरक्राफ्ट भी है, उसको ही उन्होंने डिस्प्ले कैंसिल कर दिया ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे पायलट को और हमारे जहाज को। सलाम है ऐसे लोगों को और हमारे पायलट्स को ख़ास करके। मैं इसमें ये भी समझना चाहती हूँ सर कि पाकिस्तान का जब फाइटर जेट क्रैश होता है, हम कुछ सवाल नहीं खड़े करते, जैसा अभी आपने बताया, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन बाकी जो बड़े बड़े देश हैं, जब उनके जेट के साथ ऐसी दुर्घटना होती है, उनका प्लेन क्रैश होता है, हम तब भी कुछ नहीं बोलते। ये अचानक से क्यों? जब आप ये बता रहे हैं कि ये बहुत साधारण बात है, ऐसे फ्लाइंग शोज में होता रहा है पहले भी क्रैशेस होते तो रहे। ये अचानक से क्यों है कि भारत का वो तेजस था, इसलिए न सिर्फ छोटे मुल्क, न सिर्फ दुश्मन देश, बल्कि बाकी लोग भी इसमें शामिल हो गए, उनकी तरफ से भी बातें आनी शुरू हो गई। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तान के पहले मैं बात करूंगा, फिर बाकी देशों की भी करूंगा। पाकिस्तान का जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, ये दो रीजंस की वजह से है। सबसे पहले ये है कि भारत का वो मुकाबला नहीं कर सकते युद्ध में, तो वो आतंकियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर, अब आपने देखा मुनीर ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है आर्टिकल 243 में, और अपने आप को बिल्कुल पावरफुल, सिंगल सोल पावरफुल बना लिया, और लाइफ लॉन्ग के लिए उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ना केवल वो फील्ड मार्शल होंगे, वो होंगे CDFP, तो यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को वो कमांड करेंगे। क्यों करने की इनको ज़रूरत है? क्योंकि उनकी जो बेसिक वायबिलिटी है एज अ आर्मी, जो अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट कहती है, हाइब्रिड गवर्नेंस के अंदर रहती है, और पीछे से जो उनके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को कठपुतलियों की तरह नचाती है, तो उसका जो वजूद है वो तब तक है जब तक कोई ऐसा नैरेटिव ना हो कि हमारे जहाज़ बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, इंडिया तो ऐसे ही है, उसके इतने सारे जहाज़ गिर गए, उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं है। अगर उनका अपना जहाज़ जो उन्होंने बनाया, जिसे वो कहते हैं JF-17, वो कहते हैं 53%, तो उनका अगर वो हम क्लेम मान भी लें कि 53 से 57% उनका है, बाकी 43 से 47% तो अभी भी वो चीन के अंदर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या वो टोटली उनका जहाज़ है? वो कोड डेवलपमेंट चीन करता है। इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अपने वजूद को रखने के लिए अगर वो भारत की लाइन को छोटा करना चाहते हैं, और इस समय पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से भारत उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं जेलसी तो होती है ना मैम। लोग भी ये चाहते हैं कि उनके जहाज बिके, ग्रिपिन बिके, यूरोफाइटर टाइफून बिके, F-16 बिके, F-35 बिके, J-35 बिके, Su-57 बिके। तो सब चाहते हैं कि हमारे जहाज बिके, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक बहुत भारी माध्यम बन गया है पैसा कमाने का। नहीं, इसका मतलब क्या अमेरिका इंडिया को कॉम्पिटिटर के तौर पे देख रहा है? क्या अमेरिका को ये लग रहा है कि हमारा तेजस अगर ख्याति प्राप्त कर लेगा तो अमेरिका डाउन हो जाएगा? इतनी घबराहट है अमेरिका के मन में? देखिए, उभरने से पहले अगर कुचल दिया जाए तो वो बेटर है कि नहीं है, जबकि भारत उभर नहीं रहा, उभर चुका है, और ये चीज़ें बहुत लोगों ने रिकग्नाइज कर ली है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आज से इसको पेंट कर दिया जाए जहाज़ को, हाँ, कि ये एकदम यूजलेस है, अनरिलायबल है, तो सोचिए हमारा जहाज तो कभी बिकेगा भी नहीं। आज हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 23,622 करोड़ थे, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2024-25 की, और हम उनको बढ़ा के 50,000 करोड़ तक ले जाने वाले हैं 2029-30 तक। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को वो पुट डाउन कर दें, तो उनके हथियार ज़्यादा बिकेंगे, हमारे कम। तो नैरेटिव बिल्डिंग जो आजकल चल रही है, हाँ, ये एक हथियार है, ये वेपनाइज करती है नैरेटिव्स को, ताकि वो दूसरे देशों को पुट डाउन कर सके, उनकी लाइनों को कमज़ोर कर सके, छोटी बना सके, ताकि उनके अपने जहाज़ ज़्यादा बिके। तो ये जो डेवलपमेंट भारत में चल रही है, ये किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। क्यों पसंद आएगी? क्योंकि भारत उभर रहा है। कल भारत भी तो, अभी तो हम एशिया की बात करते हैं, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ विश्व के अंदर अभी तीसरा पोल भारत बहुत जल्दी बनने वाला है, चाहे इकोनॉमिकली हो, डिफेंस की तरफ से, और वैसे भी हम 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, 7th लार्जेस्ट नेवी है, ओवरऑल देखें तो 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेज हैं। हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट की पोजीशन पे जा रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन किसको होगा? नंबर 1 या नंबर 2 को। तो अगर अभी से पुट डाउन करें वो बेहतर है
कि जब वो उभर जाएगा तब कोशिश करें। उनके अपने जहाज गिरे तो ठीक है, लेकिन भारत का अगर एक गिर जाए वो भी 12,000 घंटे के बाद, तो वो गलत है। ये बहुत शानदार बात आपने सर समझाई है, क्योंकि हम अभी तक ये समझ रहे थे कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये बहुत बहुत कायदे की बात मुझे समझ में आई है कि आत्मनिर्भर तो हम बन ही रहे हैं, हम वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो नंबर्स आपने बताए कि 2029-30 तक हम कितना आगे इसमें जा चुके होंगे, ये आई एम श्योर हम में से कोई नहीं सोच रहा है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारा पैसा बचेगा कि जी हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा।